नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विधानसभा शीतकालीन सत्र में धान खरीदी पर घमासान, विपक्ष के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरकार का पक्ष रखा। भारतमाला परियोजना में अटका 4 लेन निर्माण फिर शुरू, लेकिन किसानों के खातों में मुआवजा अब भी लंबित। भूजल स्तर गिरने से दूषित हो रहा पेयजल, नगर निगम लैब जांच में पानी की बढ़ती हार्डनेस का खुलासा। अरपा नदी में पहली बार दिखे प्रवासी पक्षी, दुर्लभ मेहमानों की आमद ने संरक्षण और प्रदूषण पर उठाए सवाल। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने धान खरीदी व्यवस्था में अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा, जिस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया। सदन में बताया गया कि सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल पूरी तरह सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। कैरी फॉरवर्ड, रकबा संशोधन और एग्रीस्टेक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। धान खरीदी को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी तकनीकी व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। सदन को जानकारी दी गई कि धान खरीदी के लिए 70% टोकन ऑनलाइन और 30% टोकन ऑफलाइन जारी किए जा रहे हैं। यदि किसी किसान का टोकन किसी कारण से नहीं कट पा रहा है, तब भी उसी गांव के अन्य किसानों के टोकन कट रहे हैं और खरीदी प्रक्रिया जारी है। किसी भी सोसाइटी में पूरी तरह से खरीदी बंद नहीं है। विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर कहा गया कि धान खरीदी की स्थिति स्पष्ट है और व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सरकार किसानों के हित में पूरी गंभीरता से कार्य कर रहा है। जो सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल है, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, उसमें रकबा संशोधन हो जा रहा है। जो एग्रीस्टेक है, एग्रीस्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली तो नहीं है सोसाइटी। भाई मेरा नहीं लग सका नंबर, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन किसी न किसी का तो बिक रहा है ना उस गांव का। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने नए विधानसभा के पहले सत्र में पहला प्रश्न लगाया है। उन्होंने विद्यालयों में लगाए गए सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल जैसे के लिए उपयोग होने वाली इंसिनरेटर मशीन खरीदी के में हुई अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा सूचिता योजना के तहत बालिकाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 45 करोड़ रुपए की लागत से सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की खरीदी की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खरीदी में गड़बड़ी हुई। कई मशीनें काम नहीं कर रही हैं और इनके स्थापना व संधारण को लेकर अब तक विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस पर उन्होंने संबंधित मंत्री से मामले की जांच करने के लिए कहा। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पूर्ण जानकारी दी, जिससे आगे सदन में प्रस्तुत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने इस मामले में जांच कराने के आश्वासन भी दिया। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह बेहद चिंता का विषय है कि प्रदेश की माताओं, बहनों और महिलाओं के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण योजना की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। आज नए विधानसभा का पहला प्रश्न महिला बाल विकास मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया, मुख्य प्रश्न ये था कि 2020 से 2023-24 के बीच में स्कूल और कॉलेजों के लिए महिला बाल विकास के द्वारा सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर मशीन, जिसे भस्मक मशीन कहा जाता है, 45 करोड़ की खरीदी की गई। मैंने इसमें मुख्य रूप से प्रश्न यही था कि जो खरीदी किए हैं मशीन अभी भी जो बंद पड़े हुए हैं, मशीन बेकार हो गए हैं, खराब हो गए हैं और नियम प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए, नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किए हैं। मंत्री जी के द्वारा, जो विभाग के द्वारा जो जवाब आया है, अपूर्ण जवाब आया और अपूर्ण जवाब होने के बाद में मंत्री जी ने कहा है कि मैं जानकारी मेरे पास में है, उपलब्ध करा दूंगी। उसमें जो सत्यापन किसके द्वारा किया गया, सत्यापन के बारे में बताएं। मैंने उसमें केवल 2 स्कूलों का जांच कराने के लिए कहा है कि 2 स्कूल में जो मशीन दी है उसकी जांच करा दी जाए और जांच करा करके वस्तु स्थिति प्रदेश के पता लग जाएगा। शहर के चाटीडी क्षेत्र स्थित ईरानी बस्ती के कथित अवैध कब्जे को हटाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है।
क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने में अन्य बस्तियों पर सख्ती बरती गई है, जबकि ईरानी बस्ती में मामलों में नियमों का पालन नहीं हुआ है। क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि वर्षों से शासकीय भूमि पर काबिज ईरानी बस्ती में न तो अवैध निर्माण हटाए गए हैं और न ही किराया वसूली की गई, जबकि आसपास के लोगों के मकान तोड़े गए हैं। एक जैसे मामलों में अलग अलग रवैया अपनाए जाने से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। बताया गया है कि पूर्व में प्रशासन और नगर निगम आयुक्त से कई बार समान कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन तय समय सीमा के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज क्षेत्रवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने मांग की है कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया सभी पर समान रूप से लागू हो और किसी भी तरह का भेदभाव न किया जाए। हिंदुओं का मकान तोड़ा गया है और 150 करीब ईरानी लोग का मकान बाकी है, छोड़ा गया है, उसको नहीं तोड़े हैं। और जिला प्रशासन सबसे मतलब कई बार आयुक्त से भी मिले हैं, जो भी जितने भी हिंदू परिवार वाले हैं, लेकिन आश्वासन देते हैं, लेकिन अभी तक के कोई एक्शन नहीं हुआ है। हमारे मेलापाड़ा में 1200 लोगों की वहाँ से हटाया गया, 1200 लोगों को मतलब घर तोड़कर वहाँ से हटाया गया, लेकिन जो 150 ईरानी हैं उनको नहीं हटाया गया है। तो वही हम जिला प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। प्लस इसके बाद भी देखिए कि ईरानियों को अत्याचार किए जा रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं तो बहुत ही अत्याचारी टाइप हैं। जिस प्रकार बिलासपुर के रामायणपाड़ा में बहुसंख्यक हिंदू समाज के मकान को तोड़ दिया गया और एक ईरानी बस्ती को छोड़ दिया गया, ये हिंदू समाज के लिए काफी शर्मनाक है। लगातार ईरानी बस्तियों के द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। द्वेषपूर्ण छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका वीडियो बनाया जाता है, बच्चों के साथ मारपीट की जा रही है। इसी विषय को लेकर हम जिला प्रशासन के पास आए हुए हैं। जिले के सीपत क्षेत्र के ग्राम पंचायत पौड़ी से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रशासन को शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग फर्जी तरीके से बैगा जनजाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं और नौकरियों का लाभ उठा रहे हैं। शिकायतों में बताया गया है कि ग्राम पंचायत पौड़ी में करीब 55 लोग कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए लाभ ले रहे हैं। इनमें कुछ पंचायत प्रतिनिधि हैं तो कुछ विभिन्न सरकारी विभागों में पदस्थ बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन लोगों ने नियमों को दरकिनार कर जनजाति प्रमाण पत्र बनवाया है। शिकायत के अनुसार सामान्यतः जाति प्रमाण पत्र पैतृक निवास के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन ग्राम पौड़ी में अब तक बैगा जनजाति का कोई भी वास्तविक प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। ऐसे में यहां से बड़ी संख्या में बैगा जनजाति के प्रमाण पत्र जारी होना संदेह पैदा करते हैं। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुछ लोग सरकारी नौकरियों में चयनित होकर आरक्षण का अनुचित लाभ उठा रहे हैं, जिससे वास्तविक पात्र लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मामले को लेकर कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने की मांग की गई है। अब प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। मैं फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला जो कि बिलासपुर के ग्राम पंचायत पूड़ी सीपत पूड़ी है, ब्लॉक मस्तूरी, वहाँ पर 55 लोग, करीबन 55 लोग फर्जी जाति प्रमाण पत्र बैगा जनजाति के नाम से आज लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कोई सरपंच है, कोई विभिन्न विभागों में अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षाकर्मी पद पे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मैंने इसका विगत 1.5 साल से मैं इसका उजागर करते आया हूँ। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे बिलासपुर उर्गा 4 लेन एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आउटर ढेका क्षेत्र में अरपा नदी के पास मुआवजे और जमीन अधिग्रहण को लेकर पिछले लंबे समय से अटका निर्माण कार्य अब फिर से शुरू हो गया है। करीब 400 मीटर सड़क का लैंड डिस्प्यूट पूरी तरह सुलझने के बाद यह प्रगति संभव हो सकी है। सड़क के बीच खाली छोड़ा गया हिस्सा साफ नजर आ रहा है, जहां लंबे समय से काम ठप था। इसी हिस्से के कारण पूरी परियोजना अधूरी रह गई थी। अब जमीन मालिकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही यहां निर्माण गतिविधियां दोबारा तेज कर दी गई है। करीब 1115 करोड़ रुपए की लागत से बन रही यह महत्वाकांक्षी परियोजना लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन भू अर्जन और बटांकन से जुड़े विवाद के चलते यह छोटा सा हिस्सा पिछले 1.5 साल से बड़ी बाधा बना हुआ था। मामला बढ़ने पर HAI ने ऑर्बिटेशन का सहारा लिया, जहां फैसला उसके पक्ष में आया। इसके बाद अवार्ड जारी कर मुआवजा वितरण की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें भू अर्जन ढेका जो गांव है वहाँ पे भू अर्जन को लेकर के कुछ डिस्प्यूट था। इसमें जांच भी हुई है, इसमें कार्रवाई भी हुई है जो गलत किए हैं। अभी वर्तमान में ये केस क्लियर हो गया है। कमिश्नर महोदय आर्बिट्रेटर हैं, उन्होंने इसमें अवार्ड पारित कर दिया है और
इसके बाद से इसमें काम चालू हो गया है। अभी किसी भी तरह का कोई हर्डल्स नहीं है, चीज़ें क्लियर हैं। तो किस तरह से लाभ मिलेगा इसका? ये चूँकि बिलासपुर से कोरबा और उससे आगे जो है काफ़ी केवल एक छोटा सा पोर्शन बचा हुआ था, बाकी सारा रोड बन गया था। अब ये जल्दी ही बन जाएगा, तो इससे कोरबा और उससे आगे जाने वाले जो भी लोग हैं उनको काफ़ी अच्छी रोड मिलेगी। इससे आना जाना भी सुविधाजनक हो जाएगा और जल्दी भी होगा। धन्यवाद। एक्सप्रेसवे के शुरू होने से बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा क्षेत्र के करीब 5 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही रोजाना 10,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही सुगम होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। हालांकि जमीनी हकीकत में निर्माण शुरू होने के बावजूद प्रभावित जमीन मालिकों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि ऑर्बिटेशन के बाद मुआवजा देने की बात कही जा रही है, लेकिन अब तक किसी के खाते में राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द मुआवजे की रकम सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जाने की मांग कर रहे हैं। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश में धान खरीदी के साथ साथ अवैध धान खपाने को लेकर धान माफिया भी सक्रिय हो गए हैं। अवैध धान के परिवहन और भंडारण की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। दुकानों और गोदामों में अवैध तरीके से धान जमा किया जा रहा है, जिसे बाद में खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिश की जाती है। अकेले बिलासपुर जिले में बीते 25 दिनों में ऐसे 40 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल 15 नवंबर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हुई है। खरीदी शुरू होते ही धान माफिया भी सक्रिय हो गए हैं और भंडारण, परिवहन के साथ साथ अवैध धान को खपाने की साजिश रची जा रही है। कई मामलों में अवैध धान को सीधे खरीदी केंद्रों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। धान माफियाओं की गतिविधियों को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी कर रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। बीते 25 दिनों में ही जिले में अवैध धान से जुड़े 40 से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। केंद्र हमारे धान खरीदी के, उसमें सभी जगह स्मूथ तरीके से धान खरीदी की कार्रवाई हो रही है। कुछ जगह जैसे एरम शाही है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, उसमें हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसमें धान आया ही नहीं था, उन्होंने धान खरीदना बताया है, तो वेरिफिकेशन में ये चीज़ें आ गई हैं और वहाँ हम लोगों ने FIR दर्ज कराया है। बाकी सेंटर्स पे भी किसान स्मूथ तरीके से अपने धान लाते हैं, बेचते हैं। सेम डे उनकी तौलाई हो जाती है और स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। इसमें टोकन का एक सिस्टम होता है, ताकि किसान, जिन भी किसानों का जिस पर्टिकुलर डेट के लिए टोकन कटा है वो किसान ही आ पाए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा किसान आ जाएंगे तो उनका तौल नहीं होता है। तो उस खरीदी केंद्र की जो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से फिर ये टोकन दिया जा रहा है और स्मूथ तरीके से धान की खरीदी। प्रशासन की कार्रवाई में अब तक करीब 35 लाख रुपए की कीमत का 1100 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। इसके साथ ही खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी पाए जाने पर कर्मचारियों पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। एरमसाही धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक को हटाया गया है, वहीं ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये चूंकि इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं। शासन की जो मंशा है वो अधिकतम 21 कुंटल धान खरीदने की है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे धान का प्रोडक्शन 21 कुंटल नहीं होता है, कुछ जगह उससे ऊपर भी होता है। अगर 15 कुंटल ही प्रोडक्शन है किसान का तो 15 कुंटल वो बेच पाएंगे। अगर 21 कुंटल या 21 कुंटल से अधिक का प्रोडक्शन है तो 21 कुंटल अधिकतम जो है वो बेच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि जिन भी किसानों की ऋण पुस्तिका में अगर उसने 15 कुंटल ही बेचा है तो कुछ ट्रेडर्स टाइप से जो लोग होते हैं वो साँठ-गांठ करके इस तरह का उनकी ऋण पुस्तिका का उपयोग करते हैं। किसान चूँकि बहुत भोले भाले होते हैं तो उनको बरगला करके उनको बहुत आइडिया नहीं होता है और उनके ऋण पुस्तिका का उपयोग होता है। तो ऐसे भी केसेस को हम लोग पकड़ते हैं। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकार की मंशा के अनुसार 1 एकड़ जमीन से अधिकतम 21 क्विंटल धान की खरीदी का प्रावधान है, जबकि कई जगहों पर इतना उत्पादन संभव ही नहीं होता। इसी का फायदा उठाकर कुछ ट्रेडर्स किसानों की ऋण पुस्तिका का दुरुपयोग कर फर्जी तरीके से धान खपाने की कोशिश करते हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ऐसे ट्रेडर्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी न्यूज के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बदलते दौर के साथ संचार क्रांति ने पूरी दुनिया में तेजी से बदलाव लाया है। डिजिटल युग में कंप्यूटर और इंटरनेट शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अहम माध्यम बन चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए युवाओं को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक पहल की गई है। सोमवार को बिलासपुर कलेक्ट्रेट परिसर में समाज सेवी संस्था के माध्यम से युवाओं को कंप्यूटर मॉनिटर का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है,
यदि युवा डिजिटल तकनीक में दक्षता हासिल करते हैं तो उनके लिए रोजगार और विकास के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने तकनीक के सकारात्मक उपयोग और कौशल विकास पर जोर दिया। वितरण कार्यक्रम के तहत 20 से अधिक जरूरतमंद युवाओं को कंप्यूटर मॉनिटर प्रदान किए गए। संस्था के अनुसार उद्देश्य ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि वे पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और ऑनलाइन परीक्षण जैसे जुड़ सकें। कार्यक्रम के दौरान युवाओं में उत्साह देखने को मिला। लाभार्थियों ने इसे अपने भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। आयोजन के अंत में युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। जी, तो आज जो है प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन जो एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सेवा के लिए काम करती है, जिसमें खास करके शिक्षा के लेकर और अभी साथ साथ में हम लोग स्किल डेवलपमेंट मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ बिलासपुर ज़िले के 10 पंचायत में इस टाइप के रास्पबेरी पाई सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उस पंचायत के, उस गांव के जो बच्चे हैं उनको गांव में ही सीखने के लिए मिले। मेरा नाम निवेश भारती है। हम लोग गांव के बच्चे को, जो बच्चे कंप्यूटर देखे भी नहीं है, उनको बच्चे को सिखाना है, जो उनको उचित सुविधा देना है। जैसे कि आजकल कई लोग हैं गांव के जो हैं कॉलेज वाले हैं, वो बाहर में फॉर्म वगैरह भरवाने की जाते हैं चॉइस सेंटर में, तो उसको हम गांव में ही प्रोवाइड करेंगे ग्राम पंचायत में एक पूरा फ्री में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री तरुण प्रकाश ने आज पेंड्रा रोड स्टेशन और पेंड्रा रोड बिलासपुर रेलखंड का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेंड्रा रोड स्टेशन पर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया और यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। महाप्रबंधक ने स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण एवं उन्नयन कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को कार्य तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ सफाई, यात्री प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म सुविधाओं और संकेतक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इसके बाद तरुण प्रकाश ने पेंड्रा रोड बिलासपुर रेलखंड का विंडो टेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान ट्रैक की स्थिति, सिग्नलिंग सिस्टम, OHE और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन और निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक बिलासपुर श्री राजमाल खोईवाल सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विकास और सुरक्षा से जुड़े कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। ये पेंड्रा एक इम्पोर्टेंट स्टेशन है और आगे चल के एक जंक्शन स्टेशन भी बनेगा, तो इस दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट स्टेशन है, तो उसके लिए उसका निरीक्षण दौरा था और वो अमृत भारत में भी आइडेंटिफाइड स्टेशन है, तो उसके कार्य का भी जायजा लिया गया और वहाँ पे थर्ड लाइन का भी वर्क है, तो उसका भी एक समग्रता से उसकी जो है निरीक्षण की गई। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।